तो नेचर का एक लॉ है और वो लॉ है गलतियां करना। गलती यानी कि मिस्टेक्स हम सभी से होती है और इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे उसकी लाइफ के अंदर कभी भी कोई गलती ना हुई हो। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मिस्टेक्स के ऊपर ही बात करते हैं और जानते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि मार्वल स्टूडियोज ने करी है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहे। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल स्टूडियोज के टॉप 10 मिस्टेक्स को। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका न्यू सूट। तो साल 2012 की द एवेंजर्स मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली एवेंजर्स मूवी थी, क्योंकि इसी मूवी के अंदर मार्वल के सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर दुनिया को चित्तौरी आर्मी से बचाते हैं। लेकिन इसी बैटल के अंदर कैप्टन अमेरिका भी एक अहम रोल निभाते हैं और वो चित्तौरी आर्मी से जमीन पर लड़ते हैं। लेकिन उस बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर चित्तौरी आर्मी से लड़ते हुए कैप्टन अमेरिका के ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं और उन सारे अटैक्स की वजह से कैप्टन को बहुत ज्यादा चोटें भी लगती है और उनका सूट भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसे आप सभी बहुत क्लियरली देख भी सकते हैं। लेकिन मूवी के फाइनल सीन के अंदर जब सभी एवेंजर्स मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं और फिर वो सभी जब लोकी के सामने इकट्ठा होते हैं तब आप सभी ये नोटिस कर सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका का सूट और उनके बाल बिल्कुल प्रॉपर्ली होते हैं। कैप्टन का सूट ना तो कहीं से भी डैमेज होता है और ना ही कैप्टन को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी अभी किसी वॉर को लड़कर आए हैं। और इस डिफरेंस को सारे फैंस साफ साफ इसीलिए पहचान पाए थे क्योंकि इसी सीन के कुछ टाइम पहले जब कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और थॉर के साथ होते हैं तभी वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में होते हैं। उनका सूट बहुत गंदा होता है, जगह जगह से फटा होता है, उनके बाल बिखरे होते हैं और यहाँ तक कि उनके फेस पर भी काफी गंदगी होती है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद कैप्टन ऐसे हो जाते हैं जैसे मानो वो अभी अभी अपने घर से तैयार होकर आए हों। और इसीलिए ये चीज मार्वल के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसे फैंस के द्वारा साफ साफ नोटिस किया जा सकता है। नंबर 9, टोनी स्टार्क्स ब्लड। तो साल 2008 में रिलीज होने वाली आयरन मैन मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है और यही वो मूवी है जिसकी वजह से एमसीयू ने आज इतनी तरक्की की है। इस मूवी को काफी परफेक्टली तरीके से बनाया गया था, लेकिन इतना ज्यादा ध्यान देने के बावजूद भी इस मूवी के अंदर भी एक काफी बड़ी गलती हो गई है। और वो गलती ये है कि जब ओबिडा स्टेन टोनी स्टार्क के मेंशन के अंदर आकर अपने डिवाइस से टोनी स्टार्क को पैरालाइज कर देता है तब हम सब ये साफ देखते हैं कि टोनी स्टार्क के लेफ्ट कान से ब्लड निकल रहा होता है और इस ब्लड वाले सीन को काफी टाइम दिखाया जाता है। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही जैसे टोनी स्टार्क लिफ्ट के अंदर जाता है वैसे हम ये साफ देख सकते हैं कि टोनी स्टार्क के लेफ्ट कान से कोई ब्लड ही नहीं निकला है। ब्लड निकलना तो दूर की बात है, वहाँ पर ब्लड का कोई निशान भी नहीं होता है। हालांकि ये कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मार्वल के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये मिस्टेक काफी बड़ी है। नंबर 8, फ्यूचर फोन। तो आप सभी को ये याद ही होगा कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर सभी एवेंजर्स मिलकर टाइम ट्रेवलिंग करते हैं और फिर अपनी उसी टाइम ट्रेवलिंग के दौरान कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और एंट मैन तीनों मिलकर साल 2019 से सीधा साल 2012 के अंदर आते हैं, यानी कि द एवेंजर्स के बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के दौरान। लेकिन उसी टाइम में हम सभी ये देखते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका एलिवेटर के अंदर जाते हैं तो फिर उसी एलिवेटर के अंदर जो हाइड्रा के एजेंट्स मौजूद होते हैं उन सब में से इस गंजे के हाथ में जो फोन होता है वो फोन होता है सैमसंग गैलेक्सी S6। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये फोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी का S6 मॉडल साल 2015 में लॉन्च हुआ था, बट ये टाइमलाइन साल 2012 की होती है, जहां पर ये गंजा साल 2012 के अंदर साल 2015 का फोन यूज कर रहा होता है और इसीलिए ये मार्वल के द्वारा की गई एक बहुत बड़ी गलती है। नंबर 7, हाउ थैनोस एस्केप फ्रॉम हेमडाल। तो एसगार्ड का गेट कीपर हेमडाल एक ऐसा पावरफुल एसगार्डियन गॉड है जो कि 9 रियम्स के अंदर चलने वाली सारे इवेंट्स को देख सकता है। यहाँ तक कि हेमडाल को ये भी पता लग जाता है कि कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है। लेकिन जो हेमडाल इतना कुछ देख सकता है वो यही नहीं देख पाता कि थैनोस अपनी आर्मी के साथ उन पर हमला करने कब आया। इस बात का मार्वल ने अब तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हालांकि ऐसा करने का रीजन ये हो सकता है कि मार्वल को अपनी स्टोरी बिल्ड करनी हो और हेमडाल की दूसरों को पहले ही देख लेने की पावर्स उनकी स्टोरी के बीच में आ रही हो। शायद इसी वजह से उन्होंने हेमडाल की इस पावर को इग्नोर कर दिया। लेकिन ये मार्वल की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पहले कैरेक्टर को ऐसा दिखाना कि वो 9 रियम्स के अंदर सब कुछ देख सकता है और फिर उसी कैरेक्टर को ऐसा दिखाना कि वो ये तक पता न कर पाए कि उस पर कौन हमला करने वाला है, ये मार्वल स्टूडियोज की बहुत बड़ी गलती है। नंबर 6, द कार्स डैमेज। तो आप सबको ये याद ही होगा कि साल 2012 की द एवेंजर्स मूवी के अंदर जब थॉर चित्तौरी आर्मी से फाइट करते हुए हवा से जब नीचे आता है तब वो सीधा एक कार के बगल में लैंड करता है और जब थॉर लैंड करता है
तब उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उसके बगल में जो कार है उसके सामने वाले बोनट के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट होता है जो कि बड़ी इजिली विजिबल होता है। लेकिन फिर जैसे अगले पल ये सीन शिफ्ट होता है और सीन के साथ थॉर खड़ा होता है, तभी हम ये देखते हैं कि उस कार के ऊपर से पूरा डैमेज हट चुका है और ऐसा लग रहा है कि उस कार के ऊपर कभी कोई डैमेज हुआ ही ना हो। अब ये कार का डैमेज थॉर के टच होते ही कैसे ठीक हो गया, इस बात का जवाब मार्वल ने आज तक नहीं दिया है। नंबर 5, बकीज रॉन्ग बर्थ डेट। तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज में से वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और इसीलिए ऐसी मास्टरपीस मूवी के अंदर किसी गलती को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये मूवी चाहे कितनी भी बड़ी मास्टरपीस क्यों ना हो, बट फिर भी इस मूवी के अंदर भी एक छोटी सी गलती हुई है और वो गलती ये है कि जब कैप्टन अमेरिका जब म्यूजियम के अंदर विजिट करने जाते हैं, तब उसी म्यूजियम के अंदर हमें बकी बांस का पोस्टर दिखता है और वहीं बकी बांस के मेमोरियल के अंदर हम वॉल के ऊपर ये देखते हैं कि वहाँ पर ये लिखा गया है कि बकी बांस का बर्थ साल 1916 में हुआ है। लेकिन इसी बड़ी सी डेफिनेशन के नीचे ही बकी बांस की एक और बर्थ डेट लिखी होती है जो कि होती है साल 1917। अब ऊपर साल 1916 और नीचे साल 1917, ये मिस्टेक नहीं तो और क्या है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बकी बांस ने 2 बार जन्म लिया हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मार्वल इस बारे में हमें तो बताता ही क्यों, है ना। नंबर 4, पिम पार्टिकल्स इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो एंटमैन मूवीज को देखकर हम सभी ने जाना कि पिम पार्टिकल्स ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि किसी के भी साइज को छोटा या बड़ा कर सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बेसलेस है और इसका किसी भी एंगल से कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हैंक पिम की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किसी के ऊपर पिम पार्टिकल्स का यूज होता है तब वो उस ऑब्जेक्ट के बीच के मॉलिक्यूल्स के गैप को कम कर देता है, जिससे उस चीज का साइज छोटा हो जाता है। और फिर ऐसे ही जब पिम पार्टिकल्स का यूज करके किसी चीज को बड़ा करना होता है, तब फिर वो उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप को बढ़ा देता है, जिस वजह से उस चीज का साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के दौरान पिम पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, यानी कि वो ना तो मास को घटाता है और ना ही मास को बढ़ाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करने के दौरान उसके मास में कोई चेंज नहीं आता, तो फिर तो उस चीज का वेट उतना का उतना ही रहना चाहिए, उसके वेट में बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर स्कॉट लैंग का वेट 80 किलो है, तो फिर वो जैसे ही पिम पार्टिकल्स का यूज करके एंटमैन बनेगा, वैसे उसका साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन तब भी उसका वेट 80 किलो ही रहेगा। बट अगर ऐसा होगा तो वो ना तो किसी एंट के ऊपर बैठ पाएगा और ना ही वो हॉकाई के एरो के ऊपर बैठ पाएगा। हालांकि एंटमैन मूवी के अंदर जब स्कॉट लैंग पहली बार एंटमैन बनता है, तब हमें इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, क्योंकि स्कॉट लैंग के एंटमैन बनते ही वो अपने बाथरूम के फर्श पर गिरता है और फिर उसके गिरते ही फर्श के ऊपर दरार आ जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि उस जगह पर कोई बहुत भारी चीज गिरी है। और फिर इसके भी आगे जब एंटमैन ऊपर से एक कार के ऊपर गिरता है, तो उस कार के ऊपर भी एक डेंट आ जाता है, जो कि इस चीज को श्योर कर देती है कि छोटा होने के बावजूद भी स्कॉट लैंग का वेट उतना ही है। लेकिन फिर जिस तरह से मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, वैसे मार्वल मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर देता है और अपनी इसी थ्योरी को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। हालांकि सबसे बड़ी गलती तो मार्वल तब करता है जब हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि हैंक पिम अपने पिम पार्टिकल्स का यूज करके अपने बड़े से ऑफिस को छोटा कर देते हैं और उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं, और इससे भी बढ़कर वो कई टन भारी टैंक को एक की चेन की तरह यूज करते हैं, जो कि लॉजिकली इम्पॉसिबल है। और यहीं पर मार्वल से बहुत बड़ी गलती हुई है। नंबर 3, पीटर क्विल्स मिक्सटेप। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तीनों मूवीज एक से बढ़कर एक मूवीज हैं, लेकिन इतनी कमाल मूवीज होने के बावजूद भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइजी की पहली मूवी यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 माइनर मिस्टेक से बच नहीं पाई है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी के अंदर हम सभी ने एक से बढ़कर एक गाने सुने थे, और ये सब पॉसिबल हो पाया था पीटर क्विल के रेट्रो लुकिंग टेप्स की वजह से, क्योंकि इन्हीं की वजह से पीटर क्विल हम सभी को 1960s और 70s के जबरदस्त गाने सुना पाया था। ये रेट्रो लुकिंग कैसेट्स पीटर क्विल को उसकी मदर ने दिए थे, और वो भी साल 1988 के अंदर, क्योंकि साल 1988 में जब पीटर क्विल की मदर ब्रेन कैंसर से मरने वाली थी, तो अपनी मौत होने से ठीक पहले उसने अपने बेटे के हाथ में ये कैसेट्स दी थी। बट यहीं पर मार्वल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मार्वल ने हम सभी को ये दिखाया कि पीटर क्विल की मदर ने पीटर क्विल को ये कैसेट्स 1988 में दिए थे, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि ये रेट्रो लुकिंग कैसेट्स साल 1993 से बनना स्टार्ट हुए थे, और जो चीज साल 1993 से बनना शुरू होगी, उस चीज को कोई 5 साल पहले साल 1988 में खरीद कैसे सकता है, और इसीलिए ये भी मार्वल की एक बहुत बड़ी गलती है। नंबर 2, थॉर एंड लोकी एसगार्ड एंट्री। तो जैसा कि हम सब ये जानते ही हैं
कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर की पहली मूवी साल 2011 के अंदर आई थी और थॉर की उसी पहली मूवी के अंदर हम सभी ने देखा था कि जब लोकी बायफ्रॉस्ट की पावर्स का यूज करते हुए उसकी एनर्जी से पूरे जोटनहेम को बर्बाद करने लगता है, तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पर थॉर आता है। और फिर जब थॉर को कोई और रास्ता समझ नहीं आता, तब वो अपने म्योनिर का यूज करके बायफ्रॉस्ट ब्रिज को ही तोड़ देता है। और फिर इसीलिए द एवेंजर्स मूवी के अंदर जब लोकी को पकड़ने के लिए थॉर अर्थ पर आता है, तब बायफ्रॉस्ट के न होने की वजह से तब ओडिन डार्क एनर्जी का यूज करके थॉर को अर्थ पर भेजते हैं और ऐसा करने की वजह से ओडिन बहुत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन फिर द एवेंजर्स मूवी के फाइनल में ही हम सब ये देखते हैं कि थॉर लोकी को अपने साथ लेकर बायफ्रॉस्ट के जरिए एसगार्ड चला जाता है। बट असली सवाल तो यहीं पर खड़ा होता है कि अगर एसगार्ड ने बायफ्रॉस्ट ब्रिज को बना लिया था, तो फिर थॉर को अर्थ पर भेजने के लिए ओडिन ने डार्क एनर्जी का यूज क्यों किया? और अगर ऐसा भी मान के चले कि जब थॉर अर्थ पर आया तब उस टाइम पर बायफ्रॉस्ट ब्रिज बन ही रहा था, तो फिर ओडिन ने कुछ दिनों का वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ ही दिन के बाद हमने देखा कि थॉर बड़े आराम से लोकी को अपने साथ बायफ्रॉस्ट के जरिए ले गया। अब ऐसा मार्वल ने जानबूझकर किया या फिर ये मार्वल की बहुत बड़ी मिस्टेक है? इस बारे में आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए। नंबर 1, हाउ ब्रूस बैनर नोज थैनोस। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी ब्रूस बैनर के साथ कुछ गलत होने वाला होता है या फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब वो उसी टाइम पर सीधा हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब एक बार ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है, तब वो गुस्से में आकर क्या क्या तबाही मचाता है और किसका कहाँ नुकसान करता है, इस बारे में ब्रूस बैनर को कुछ भी पता नहीं होता। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि ब्रूस बैनर और हल्क दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, जिसका मतलब जो काम ब्रूस बैनर करेगा उस बारे में हल्क को नहीं पता होगा और जो काम हल्क करेगा उस बारे में ब्रूस बैनर को नहीं पता होगा। यहाँ तक कि थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर जब ब्रूस बैनर लगातार 2 सालों तक हल्क बनने के बाद एक बार फिर से ब्रूस बनता है, तब वो थॉर से कहता भी है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो 2 सालों से हल्क था और इन 2 सालों में हल्क ने जो किया उसे इस बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानता कि वो इस प्लेनेट पर कैसे आया। और यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि हल्क बनने के दौरान ब्रूस बैनर को कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन साल 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब मैड टाइटन थैनोस हल्क को बहुत बुरी तरह से पीट देता है, तब हेमडाल डार्क एनर्जी का यूज करके हल्क को अर्थ पर भेज देता है। लेकिन अर्थ पर पहुंचते ही जैसे ही हल्क बैनर में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही वह सभी को थैनोस के बारे में बता देता है। और न सिर्फ वो थैनोस के बारे में जानता है, बल्कि उसे ये भी याद होता है कि थैनोस ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर जब हल्क बनने के दौरान बैनर को कुछ याद ही नहीं रहता, तो इस बार वो ये कैसे जान लेता है कि हल्क और थैनोस के बीच क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों यही थी वीडियो ऐसी टॉप 10 मिस्टेक्स के ऊपर जो कि मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के अंदर की है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, क्योंकि ऐसा ही ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए ला पाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।